Hello, my dear students. My name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today I will explain you the second chapter of class 7th. This is from history. This chapter name is Kings and Kingdoms. यानी कि राजा और राज्य. Now let's see the lesson in brief. Your first point is political developments in North India. यानी कि उत्तर भारत में क्या क्या राजनीतिक विकास हुए. द राजपूत पीरियड यानी कि जो राजपूत का काल था, राजपूतों की अवधि थी, वो क्या थी. गुर्जर प्रतिहार. गुर्जर प्रतिहार क्या थे. द चहमांस. चहमांस क्या थे. द टर्किश इन्वेंशन ऑफ इंडिया. भारत पर तुर्कियों का आक्रमण. पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में जो राजनीतिक विकास थे वो क्या थे. एमरजेंस ऑफ किंगडम्स इन द डेक्कन एंड साउथ इंडिया. यानी कि जो दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य थे उनका उत्थान. अ केस स्टडी ऑफ अ चोल्स. जो चोल थे उनके बारे में एक छोटा सा अध्ययन. नाउ टर्न अप. कैन यू आइडेंटिफाई दिस फेमस टेम्पल ऑफ गुजरात. यस, दिस इज सोमनाथ टेम्पल. Who plundered this temple? इस मंदिर को किसने लूटा. महमूद ऑफ गजनवी. Now let's start with introduction. During this period, AD 700 to 1200, denoted as early medieval period, a number of powerful regional kingdoms arose in North India, the Deccan and South India. की जो अवधि थी, कौन सी अवधि. 700 से लेकर 1200 तक की जो ईस्वी की अवधि थी, इसके बीच का जो समय था, इसको एक तो अर्ली मेडिएवल पीरियड के नाम से जाना जाता है. और इसमें जो पावरफुल किंगडम यानी कि जो शक्तिशाली राज्य थे उनका उदय हुआ. कहां पर. उत्तर भारत में, दक्कन में और दक्षिण भारत में. द स्टेट्स एंड किंगडम्स वर रेयरली एट पीस विद ईच अदर. जो राज्य थे और जो शासक थे, जो राजा थे, वो आपस में बहुत ही कम शांति से रहते थे. विद ईच ट्राइंग टू कन्क्योर द अदर. वो क्या सोचते थे कि एक दूसरे के राज्य पर कब्जा पा लिया जाए, उस पर विजय प्राप्त की ली जाए. ड्यूरिंग दिस टाइम मेनी वॉरियर्स एंड चैंपियंस कम टू पावर अंडर द किंग्स. दे वर कॉल्ड सामंस एट सबऑर्डिनेट्स. कि इसमें जो ये इस समय में जो हमारे सामने बहुत सारे योद्धा आए, किसके रूप में. राजाओं के रूप में. क्या कहे जाते थे वो. सामंत. एट टाइम्स दीज सबऑर्डिनेट्स बिकेम मोर पावरफुल देन द रूलर्स एंड ब्रोक अवे फ्रॉम देम टू बिकम इंडिपेंडेंट रूलर्स. कि जो इस महाद्वीप के जो क्या थे, शासक थे, उन्होंने आपस में अपना जो शासक है उसको अलग कर लिया और वो एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र राज्य हो गया. इन द नॉर्थ, उत्तर में द राजपूत, द गजनवी, गौड़, पाल, गुर्जर प्रतिहार, ये क्या थे. शक्तिशाली थे. इन द दक्कन, और दक्षिण में दक्कन में राष्ट्रकूट और कुछ छोटे छोटे राजा. द पल्लव, द पांड्या एंड द चोल वर द डोमिनेटेड पावर्स इन साउथ. ये दक्षिण में क्या थे. शक्ति में थे. द पीरियड बिटवीन 700 to 1200 CE is known as the early medieval period in the history of India. At that time, there were a large number of kingdoms in India, but there were flanked wars among the kingdoms of North and South India. This led to the frequent rise and fall of kingdoms. After Harsh's death in mid 7th century CE, his vast empire broke into pieces. एक अवधि 700 से 1200 ईस्वी के बीच की जो अवधि थी उसको हम अर्ली मिडिएवल पीरियड के नाम से इतिहास में जानते हैं. उस समय, एट दैट टाइम, उस समय क्या थे कि जो राज्य थे, भारत में राज्यों की एक बहुत अच्छी संख्या थी. बट देयर वर, लेकिन वो जो आपस में ना बहुत सारे युद्ध करते थे. कौन. उत्तर और दक्षिण के जो राजा थे, जो उनके राज्य थे, वो आपस में बहुत युद्ध करने लगे. इससे जो क्या हुआ कि छोटे छोटे किंगडम्स जो थे उनका उत्थान भी हुआ और पतन भी हुआ. यानी कि जब एक राजा ने किसी राज्य को जीता
तो इसमें मिल गया, लेकिन अगर वो हार गया तो इसका पतन हो गया। आफ्टर हर्ष डेथ, जो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के मध्य में ही जो उनका विस्तृत साम्राज्य था वो टुकड़ों में बट गया। अराउंड द बिगिनिंग ऑफ द 8th century that was a period of transition. This marks the end of the ancient period of Hindu and the beginning of the medieval period. During the medieval period of Indian history, the northern and the southern part of the India subcontinent came into close contact with each other. कि 8वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या था, ट्रांजिशन का युग था। इससे क्या हुआ कि जो एंशियंट पीरियड था, जो हमारा प्राचीन युग था, उसका एंड हो गया और मिडिएवल पीरियड की शुरुआत हुई। इस मिडिएवल पीरियड के दौरान जो भारत के इतिहास में उत्तर और दक्षिण के हिस्से थे, भारतीय उपमहाद्वीप में जो उत्तर दक्षिण के हिस्से थे वो आपस में पास में आए, यानी वो संपर्क करना उन्होंने शुरू कर दिया। The religious movement started by many Hindus in the south began to influence the north. जो सामाजिक कदम थे किसमें, जो हिंदुओं द्वारा किसमें शुरू किए गए, दक्षिण में। The close culture interaction were also responsible for formation of new dynasties. कि इससे क्या हुआ कि जैसे साउथ के कुछ लोग आए, उन्होंने नॉर्थ में रहना शुरू किया, अब उनका क्या हो गया कि अलग कल्चर हो गया, अलग संस्कृति हो गई, तो उनकी अलग डायनेस्टी हो गई, अलग वंश हो गया। The feudalism that prevailed both in the south and the north resulted in intermittent wars among feudal lords. इससे क्या हो गया, इससे जो दक्षिण के या फिर उत्तर के जो क्या थे संत थे वो आपस में युद्ध करने लगे, यानी कि लड़ाई झगड़े करने लगे, सामंतों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। The constant warfare also contributed to both fragmentation and formation of new dynasties. कि लगातार युद्ध, लगातार हमलों में भी न्यू डायनेस्टीज यानी कि नए साम्राज्य को बनाने का हिस्सा है। इन द नॉर्थ द पाल्स, द गुजर प्रतिहार, द राजपूत किंगडम एंड द गजनवी एंड गौरी एस्टेब्लिश देयर रीजनल किंगडम। कि जो पाल थे, गुजर प्रतिहार थे, राजपूत थे या फिर गजनबी या गौरी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना रीजनल किंगडम स्थापित किया। कहाँ, उत्तर में। और दक्षिण में राष्ट्रकूट, पल्लव, पांड्या, चोल, इन्होंने अपना डोमिनेट किंगडम स्थापित किया। योर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। यानी कि जो उत्तर भारत में राजनीतिक विकास थे वो क्या क्या थे, कब से कब तक, 700 से 1200 ईस्वी तक। फ्रॉम द 9th to the 13th century, यानी कि 9वीं और 13वीं शताब्दी से 3 पावर्स, 3 शक्तियां, कौन कौन सी, पाल, गुजर प्रतिहार और राजपूत, ये क्या है, पूरे उत्तर भारत में शासन करने लगी। 3 पावर्स इन 3 शक्तियां, द पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, कॉम्पिटेटेड फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे कन्नौज पर अपना कब्जा कर लिया। These 3 powers became rivals as they fought to control northern India and its important city कन्नौज। कि जब इन तीनों शक्तियों ने कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया, तो ये एक दूसरे की दुश्मन बन गई। क्यों, क्योंकि इट वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। क्योंकि ये जो कन्नौज था ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था, और इसी के साथ साथ इट्स कंक्वेस्ट मीन कंट्रोल ऑफ द रिच रिसोर्सेज ऑफ द अपर गंगा वैली, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। और इसकी विजय का मतलब है कि पूरी, यानी कि जो समृद्ध साधन है किसके, गंगा वैली के, ऊंची गंगा वैली, ऊंची गंगा की घाटी हो गई, ट्रेड हो गई, या फिर जो हमारी कृषि है उसके लिए ये जो राज्य था कन्नौज, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रिसोर्स था। सो देयर, तो उनमें तो देयर वाज ए स्ट्रगल बिटवीन द 3 पावर्स व्हिच इज नोन एज ट्रिपडाइडल स्ट्रगल एंड इट्स वीकनेड ऑल द 3 डायनेस्टीज। कि इससे जो क्या हुआ कि आपस में कन्नौज को पाने के लिए जो 3 शक्तियां थी, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इनमें आपस में युद्ध होने लगे, और इसको इन तीनों के ट्रिपडाइडल स्ट्रगल के रूप में जाना जाता है। इससे क्या हुआ कि इससे तीनों जो वंश थे, तीनों शक्तियां थी, वो कमजोर हो गई। इन्फोबिट्स बिटवीन 700-1200 CE, North India generally remained divided between Rajput in Gujarat and Rajasthan and Pal of Bihar and Bengal। कि 700 से 1200 ईस्वी के मध्य में जो उत्तर भारत था वो
दो भागों में विभाजित था, क्या कि राजस्थान और गुजरात के राजपूत और बंगाल और बिहार के पाल। Your next is the Pals. Let's study about the Pal. The Pal rulers established an extensive empire in North India, Bengal and Bihar for about 400 years. कि जो पाल थे, पाल शासक थे, उन्होंने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य कहा, उत्तर भारत, बंगाल और बिहार में स्थापित किया, जो लगभग 400 सालों तक इतिहास में रहा। This dynasty was founded by Gopal in the 8th century. 8वीं शताब्दी में इस शासन ये जो वंश था, इसको किसने स्थापित किया? गोपाल ने। He and his descendants धर्मपाल and देवपाल gave a stable government to Bengal for a long period. कि उसने और जो उसके वंशज थे, कौन कौन? धर्मपाल और देवपाल, उन्होंने बंगाल को एक सरकार दी। कब तक की? यानी कि बंगाल पर एक लंबी अवधि के लिए शासन किया। धर्मपाल वॉज अ करेजियस कमांडर एंड स्किल्ड डेवलपमेंट। करेजियस कमांडर होता है साहसी सेनापति, स्किल्ड होता है कुशल, डिप्लोमेट होता है कूटनीतिज्ञ। The Pal expanded their kingdoms right across the Ganga plains, established control over Kannauj and also conquered part of Odisha and Assam. कि जो पाल थे, उन्होंने अपना साम्राज्य कहां तक? गंगा के मैदानों में फैला लिया, विस्तृत कर लिया, पूरे कन्नौज पर कब्जा कर लिया और इसके साथ ही ओडिशा और असम के कुछ भागों पर भी विजय प्राप्त कर ली। द पाल वर great patroness of Buddhism and therefore encouraged Buddhist learning, literature and fine arts. कि जो पाल थे वो क्या थे? बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। उसके बाद उन्होंने लोगों को किस लिए इनकरेज किया? कि बौद्ध शिक्षा, साहित्य और उनकी फाइन आर्ट्स के लिए। द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला इन बिहार वॉज फाउंडेड बाय धर्मपाल। कि जो विश्वविद्यालय है, क्या विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। उसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा ही की गई थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन द 9th century, 9वीं शताब्दी में द गुर्जर प्रतिहार डिफीटेड द पाल एंड कंक्रेड मगध, साउथ बिहार एंड नॉर्थ बंगाल। कि गुर्जर प्रतिहार जो थे, उन्होंने पाल को हरा दिया और कहां पर विजय प्राप्त की? मगध में विजय प्राप्त की, जो साउथ यानी दक्षिण बिहार और नॉर्थ बंगाल में विजय प्राप्त कर ली। इन द 11th century और 11वीं शताब्दी में द पाल सफर्ड अ डिफीट बाय द चोल हु इन्वेंटेड वेस्ट बंगाल। की जो 11वीं शताब्दी में जो पाल थे, उनको चोल द्वारा हरा दिया गया और वेस्ट बंगाल पर कब्जा कर लिया गया। बाय द मिडिल ऑफ द 12th century the power of the Pal declined and they were replaced by the Sen dynasty. कि 12th century के मध्य में, यानी कि लगभग 1250 ईस्वी के आसपास, जो पाल की शक्तियां थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। और वो किसमें रिप्लेस हुई? सेन डायनेस्टी में। देयर ग्रेट रूलर विजय सेन ब्रॉट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू बंगाल। जो उनके महान शासक थे विजय सेन, जिनका टाइम है 1095 से 1158 ईस्वी तक, इन्होंने बंगाल में क्या लाया? शांति और समृद्धि। उसके बाद में जो बख्तियार खिलजी थे और जो टर्किश जनरल थे, यानी कि जो टर्किश के सेनापति थे, उन्होंने लक्ष्मण सेन को हरा दिया और बंगाल कहां चला गया? तुर्कियों के हाथ में चला गया। Your next is the Rajput period. The Rajput played an important role in the history of medieval India. कि जो मध्यकालीन भारत है, उसकी जो इतिहास है, उसमें राजपूत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। They made their appearance in history around the 9th century and dominated for about 4 centuries. कि उनकी जो हमें उनकी अपीयरेंस मिलती है, जो हमें उन्हें देखते हैं, वो 9वीं शताब्दी से देखते हैं और लगभग 4 शताब्दियों तक हम उन्हें इतिहास में देखते पाते हैं। किसको? राजपूत को। दिस पीरियड इज पॉपुलरली नोन एज राजपूत पीरियड। और इस काल को, इस अवधि को ज्यादातर प्रसिद्ध रूप से राजपूत अवधि के नाम से जाना जाता है। द राजपूत किंगडम वर ऑलवेज फाइटिंग विद ईच अदर।
जो राजपूत शासक थे, जो राजपूत का साम्राज्य था, वो क्या करते थे, आपस में हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते थे। कंस्टेंट फाइट मेड देम वेरी वीक। कंस्टेंट फाइट होती है लगातार लड़ाइयां, लगातार युद्ध से जो वो थे उनमें आपस में बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई और वो कमजोर हो गए। दे फेल टू डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट इन्वेंशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। वो अपनी आप को नॉर्थ वेस्ट से किया, उत्तर पश्चिम से किए गए आक्रमण के द्वारा बचाने में असफल रहे। स्कॉलर्स हैव डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग द ऑर्गन ऑफ द राजपूत। कि जो विद्वान है, जो विद्वान लोग हैं, वो राजपूतों की उत्पत्ति के अलग अलग कारण बताते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ राजपूत इज द सन ऑफ रूलर। कि जो राजपूत का लिटरल मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है किसी भी राजा का बेटा। दे यूजुअली क्लेम डिस्केंट फ्रॉम वन ऑफ टू क्षेत्रीय क्लैंस। वो अपनी आप को दो धर्म से बताते हैं, दो क्षेत्रीय वंश से बताते हैं, जिसमें है सूर्यवंश ऑफ राम, यानी कि राम के सूर्यवंशी जो कि सूर्य परिवार से रिलेटेड है, एंड चंद्रवंश ऑफ कृष्ण, कृष्ण के चंद्रवंशज जो कि चंद्र परिवार से रिलेटेड है। सम ऑल्सो क्लेम दैट द फोर इंपॉर्टेंट क्लैंस, जो कुछ राजपूत है वो अपने आप को अन्य चार वंश से रिलेटेड बताते हैं, जिसमें प्रतिहार, चौहान, सोलंकी और परामास। ये क्या कहते हैं, बिलोंग टू द अग्निकुल। ये अपने आप को कहते हैं कि हम अग्निकुल से रिलेटेड हैं, यानी फायर फैमिली, अग्नि परिवार से। These warriors clans came to be known as Rajput after a sacrifice performed by the sage Vashishta on Mount Abu। कि जो सेज ऋषि वशिष्ठ हैं माउंट आबू में, उन्होंने अपने त्याग द्वारा जो राजपूत हैं उनको क्या किया है, वॉरियर यानी योद्धा घोषित किया है। योर नेक्स्ट टॉपिक इज गुजर प्रतिहार। गुजर प्रतिहार वर द इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ राजपूत। जो गुजर प्रतिहार है वो राजपूत वंश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दे रोज टू पावर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर। जो हर्षवर्धन थे उनका जो शासन था, उनका जो साम्राज्य था, उसको पतन करने में, उसको खत्म करने में, उसके बाद ये क्या हुए, शक्ति में आ गए। किसको खत्म करने के बाद, हर्षवर्धन के साम्राज्य को खत्म करने के बाद ये शक्ति में आ गए। दे टुक कंट्रोल ऑफ कन्नौज, उन्होंने पूरे कन्नौज पर कब्जा कर लिया। द प्रतिहार्स बिकेम मोर पावरफुल अंडर किंग भोज। और जो राजा भोज थे, जिनका टाइम पीरियड है 836 टू 885 ईस्वी, ये क्या हुआ इनमें, ये मोर पावरफुल यानी कि और ज्यादा शक्तिशाली हो गए। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम कश्मीर टू नर्मदा एंड काठियावाड़ टू बिहार। उन्होंने जो अपना साम्राज्य था उसको कहां तक फैला लिया, कश्मीर से नर्मदा तक और काठियावाड़ से बिहार तक। ही वॉज एबल टू रिकैप्चर कन्नौज, उन्होंने कन्नौज पर पुनः कब्जा कर लिया। विच रिमेन्ड हिज कैपिटल एज लॉन्ग एज ही रूल्ड। और जब तक उन्होंने शासन किया तब तक उनकी कैपिटल क्या रही, कन्नौज। भोज वॉज सक्सीड बाय हिज सन महेंद्रपाल। सी जो भोज के बाद जो उनके शासक थे महेंद्रपाल, इस भोज पर उनके द्वारा विजय प्राप्त कर ली गई, जिनके टाइम पीरियड है 890 टू 910। हु एक्सटेंडेड हिज बाउंड्रीज टू मगध इन बिहार। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो सीमाएं थी, क्षेत्र की सीमाएं थी, वो बिहार में मगध तक फैला ली। आफ्टर हिज डेथ, और उनकी डेथ के बाद, ड्यू टू कंस्टेंट थ्रेट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, द प्रतिहार किंगडम बिगेन टू डिक्लाइन एज हिज सक्सेसर वर वीक एंड इनकम्पिटेंट। कि उनकी मृत्यु के बाद, किसकी, राजा भोज की मृत्यु के बाद में जो लगातार हमले हुए, कंस्टेंट थ्रेट यानी लगातार हमले हुए, कहां से, उत्तर पश्चिम से, किसके द्वारा, प्रतिहार साम्राज्य के द्वारा। उससे क्या हुआ, उससे इनका पतन हो गया, क्योंकि जो इनके सक्सेसर थे, इनके वंशज थे, वो क्या थे, कमजोर थे और असक्षम थे। राज्यपाल अ लेटर प्रतिहार रूलर। राज्यपाल ये भी क्या थे, एक प्रतिहार शासक थे। was defeated by Mahmud of Ghazni in 1018 CE। कि राज्यपाल जो कि एक प्रतिहार शासक थे, उनको महमूद गजनी द्वारा 1018 ईस्वी में हरा दिया गया। द किंगडम ब्रोक अप इनटू स्मॉल यूनिट्स। जो उनका साम्राज्य था, जो उनका राज्य था, वो छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित हो गया। द स्प्लिंटर ग्रुप्स दैट हैड इमर्ज्ड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ प्रतिहार वर आल्सो डिफीटेड। कि जो छोटे छोटे समूह थे वो भी प्रतिहारों द्वारा जीत लिए गए।
जयचंद द राठौर राजपूत किंग ऑफ कन्नौज वॉज लेटर किल्ड बाय महमूद गौरी इन 1194 सीई। कि जो जयचंद थे कन्नौज के राठौर राजपूत राजा, ये भी बाद में मोहम्मद गौरी द्वारा मार दिए गए। आफ्टर द फॉल ऑफ द प्रतिहार, और जब प्रतिहारों का पतन हो गया, उनकी शक्तियां समाप्त हो गई। द राजपूत क्लेन्स दैट डोमिनेटेड नॉर्थ इंडिया वर द चौहान्स एंड द, तब राजपूत शासन में जो राजपूत अवधि थी उसमें कौन आए? एक तो चौहान और गढ़वाल, जिनको हम राठौर भी कह देते हैं। दे वर द टू क्लान्स दैट फॉट अगेंस्ट द मोहम्मद ऑफ गौरी, जिन्होंने, ये दो शक्तियां थी जिन्होंने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध लड़ा। द लास्ट रूलर ऑफ गढ़वाल और राठौर डायनेस्टी वॉज जयचंद एंड पृथ्वीराज ऑफ चौहान। कि जो लास्ट शासक थे किसके, गढ़वाल या राठौर वंश के जो लास्ट शासक थे कौन थे? जयचंद और पृथ्वीराज चौहान। बोथ वर किल्ड बाय मोहम्मद गौरी, उन दोनों को मोहम्मद गौरी द्वारा मार दिया गया। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ इंडिया कॉन्क्वेस्ट बाय फॉरेनर्स। ये क्या थी? ये शुरुआत थी कि जब इंडिया पर विदेशियों की विजय होने लगी। लेट्स रीड द इन्फोबिट्स। राजा भोज हैड रिटन मेनी बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स सच एज मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, रिलीजन एंड आर्किटेक्चर। द ग्रेट संस्कृत पोएट राजशेखर रॉट काव्य मीमांसा। कि जो राजा भोज थे उन्होंने कई प्रकार की बुक लिखी, चाहे वो किसी चिकित्सा पर हो, भौगोलिक पर हो, व्याकरण पर हो, धर्म पर हो, किसी पुरातत्व पर हो, या फिर और जो एक उनकी ग्रेट संस्कृत की कविता है काव्य मीमांसा, ये राजशेखर द्वारा लिखी गई है। लेट्स रीड द नेक्स्ट डायनेस्टी इज द चहमांस। द चहमांस डायनेस्टी फ्लोरिश्ड फ्रॉम 8th to 12th century। जो चहमान वंश था वो 8वीं से लगभग 12वीं शताब्दी तक बहुत फला फूला। There were several branches of Chahmans who ruled from small principalities lying in curtain paint parts of Rajasthan around Jaipur, Jodhpur, Ajmer, Marwar, etc. कि उनकी कई छोटी छोटी शाखाएं थी जिन्होंने छोटे छोटे हिस्सों पर राज्य किया। कहाँ? राजस्थान के, जैसे जयपुर, जोधपुर, अजमेर, मरवाड़। इट वॉज वन ऑफ द 4 मेन राजपूत डायनेस्टीज ऑफ दैट एरा। उस समय की ये 4 बहुत ज्यादा मेन डायनेस्टी थी, जिसमें कि एक तो चहमान, सेकंड थी प्रतिहार, परमार और चालुक्य। इंस्क्रिप्शंस एसोसिएट द चहमान्स विद सांभर। कि सांभर से जो उनके शिलालेख मिलते हैं किसके? चहमान के। द सेट लेक इन जयपुर, वो मिलते हैं कि इनका जो निवास स्थान था वो नमक की झील जयपुर में था। Their political history consists largely of comparisons against the Chalukya and the invading Muslims। कि इनके जो आंदोलन थे, इनके जो विद्रोह थे, किसके विरुद्ध? चालुक्य और मुस्लिम्स के विरुद्ध, वो ज्यादा अभावनीय थे। इन द 11th century they founded the city of अजमेरू, अजमेर। 11वीं शताब्दी में इन्होंने एक शहर की क्या की? स्थापना की, जिसका नाम अजमेरू, जो कि आज में अजमेर के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना की। इन द साउथर्न पार्ट, कहा? दक्षिण भारत में। Their kingdom in the 12th century captured दिहलिका, और 12वीं शताब्दी में इन्होंने दिहलिका, जिसका पुराना नाम दिल्ली था, उस पर कब्जा कर लिया। Some of their rulers did establish their independent kingdoms। कि कुछ उनके शासक ऐसे थे जिन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। थ्रो दे एक्सिस्टेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही समय तक अवधि में रहे। दे वर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर। दे बिल्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स। जो कौन थे? चहमांस थे, वो आर्ट और लिटरेचर के प्रभावी थे, उनके मानने वाले थे। उन्होंने कई सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए। द चहमान रूलर, जो चहमान रूलर था वकप्ती राज, उसने शिव मंदिर बनाया। कहाँ? पुष्कर में। अनदर रूलर, जो उसका दूसरा शासक था विग्रहराज सेकंड, हु रूल्ड, जिसने 973 ईस्वी तक शासन किया। बुल्ट अ टेम्पल ऑफ अ गॉडेस ऑफ भरुका शाह ऑन द लैंड ऑफ नर्मदा। उन्होंने नर्मदा पर भरुका शाह देवी का मंदिर बनवाया। दिस रूलर वॉज अ ग्रेट वॉरियर हु आल्सो इन्वेडेड गुजरात एंड डिफीटेड चालुक्य रूलर मोलराज। कि ये जो शासक थे ये बहुत ज्यादा महान योद्धा थे। इन्होंने गुजरात पर भी आक्रमण किया और वहां के चालुक्य शासक मूलराज को हरा दिया।
अनदर रूलर गोविंद राज सक्सेसफुली रिप्लेस्ड द अटैक ऑफ द सुल्तान ऑफ सिंध, कि जो इनके अन्य शासक थे गोविंद राज, उनका सफल प्रयास रहा किसमें, सिंध के सुल्तान पर आक्रमण करने पर। योर नेक्स्ट टॉपिक इज द टर्किश इन्वेंशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत पर जो तुर्कियों के आक्रमण हुए वो किस प्रकार हुए और कैसे कैसे हुए। द अरब वर द फर्स्ट मुस्लिम टू एंटर इंडिया थ्रू सिंध, कि अरब भारत में आने वाले, सिंध के रास्ते से आने वाले पहले मुस्लिम थे, बट दे फेल्ड मिसरेबल। द वर्क स्टार्टेड बाय द अरब्स वाज कंप्लीटेड बाय द टर्क्स, लेकिन वो अपने मिशन में फेल हो गए और जो काम उन्होंने शुरू किया था वो तुर्कियों द्वारा पूरा किया गया। तर्क वर इन रियलिटी द फेडरेट्स ऑफ द खलीफाज ऑफ बगदाद, कि जो तुर्की थे वो वास्तविकता में बगदाद के खलीफा के संत थे, बट व्हेन दे लेटर बिकम वीक, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर थे। दे स्टार्टेड अज्यूमिंग इंडिपेंडेंट स्टेटस, उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेटस को अज्यूम करना शुरू किया। द खलीफा ऑफ बगदाद वर मोर एग्रेसिव, एनर्जेटिक, एम्बिशियस एंड मेटलिस्टिक देन द अरब्स, कि जो बगदाद के खलीफा थे वो अरब की तुलना में, अरब वालों की तुलना में क्या थे, मोर एग्रेसिव, यानी कि ज्यादा आक्रामक, एनर्जेटिक, ऊर्जावान, एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, मेटलिस्टिक, भौतिकवादी थे। इन्वेंशन ऑफ महमूद ऑफ गजनी, यानी कि गजनी, महमूद के गजनी का, गजनी के महमूद का आक्रमण। महमूद ऑफ गजनी वाज द फर्स्ट टर्किश इन्वेडर। महमूद गजनी का जो महमूद था, महमूद गजनी जो था वो क्या था, प्रथम तुर्की आक्रमक था। गजनी वाज अ स्मॉल किंगडम सिचुएटेड इन अफगानिस्तान, ही असेंडेड द थ्रोन इन 998 सीई, कि गजनी एक छोटा सा राज्य था जो अफगानिस्तान में बसा हुआ था, वहां पर उसने 998 ईस्वी में शासन किया। He dreamed of establishing a vast empire in Asia for which he needed a large, well-equipped army and capital, कि उसकी एक इच्छा थी कि उसका भी एशिया में एक विस्तृत साम्राज्य हो, जिसके लिए उसको एक लंबी यानी बहुत बड़ी और सुसंगठित सेना की आवश्यकता थी। He had heard about the Indian wealth like fabulous riches of temples and palaces, कि उसने किसके बारे में सुना हुआ था, वह भारत की धन संपदा, जैसे कि बहुत सारे विशाल मंदिर, महल, उनके बारे में वो सुन चुका था। ड्यूरिंग द 25 years ऑफ हिज रूल, अपने शासन के 25 वर्षों के दौरान, he raided India 17 times between 1000 to 1025 CE, की 1000 से 1025 ईस्वी तक उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। He attacked the temple towns of मथुरा, उसने मथुरा शहर के मंदिर, कन्नौज के मंदिर और सोमनाथ पर क्या किया, आक्रमण किया, उनकी जो धन संपदा थी उसको अपने शासक में ले गया। द इन्वेशन ऑफ सोमनाथ वॉज अ मोस्ट डिस्टोरियस वन, जिसमें से जो सोमनाथ का आक्रमण था वो बहुत ही ज्यादा विशाल आक्रमण था। महमूद ऑफ गजनी इन 1025 डिस्केंडेड ऑन सोमनाथ, महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया। डिमोलिश्ड द टेंपल, उसने उस मंदिर को तोड़ दिया। एंड कैरिड अवे कैमल लोड्स ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स, और जो वहां की उनका सोना था, आभूषण था, वो सब ऊंट पर लाद कर अफगानिस्तान ले गया। महमूद इन्वेंशन शुक द होल ऑफ नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, द टर्क्स इंट्रोड्यूस्ड इस्लाम इन इंडिया, कि ये जो महमूद का आक्रमण था इसने पूरे उत्तर पार्ट को और पश्चिम भारत को क्या किया, सदमे में ला दिया। इससे क्या हुआ कि भारत में जो तुर्की थे वो इस्लाम के रूप में उनका परिचय हुआ। अल-बरूनी, a great Persian scholar who visited India during the expansion of Mahmud, wrote vivid accounts of India in his book तहकीक-ए-हिंद, कि जो अल-बरूनी है एक महान फारसी का विद्वान जो उस समय भारत आया हुआ था, उसने महमूद के आक्रमण के बारे में अपनी बुक तहकीक-ए-हिंद में लिखा है। महमूद took with his many artisans from India to गजनी, महमूद बहुत से विद्वान आर्टिस्ट को अपने साथ इंडिया से गजनी ले गया। Several scholars lived in his court, the most notable ones were अल-बरूनी and फिरदौसी, कि एक तो फिरदौसी और अल-बरूनी, बहुत से विद्वान उनके कहाँ रहते थे, दरबार में रहते थे, जिसमें से कि दो फेमस हैं, अल-बरूनी और फिरदौसी। फिरदौसी रॉट द शाहनामा, द बायोग्राफी ऑफ महमूद, कि महमूद की जीवनी
किसने लिखी है? फिरदौसी द्वारा लिखी गई है शाहनामा के रूप में। महमूद डाइड इन 1030 CE। महमूद की जो मृत्यु हुई वो 1030 ईस्वी में हुई। आफ्टर महमूद गजनीज डेथ हिज सक्सेसर हैड नो इंटरेस्ट इन इंडिया। कि जो महमूद की मृत्यु के बाद उसके वंशज थे उनको भारत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैनी क्लैंस ऑफ राजस्थान वर बिजी फाइटिंग ईच अदर इन द 11th एंड 12th सेंचुरी। कि जो राजस्थान के वंश थे वो आपस में 11वीं और 12वीं शताब्दी में आपस में लड़ने में व्यस्त थे। मैनी मुस्लिम सन्स एंड ट्रेडर सेटल डाउन इन इंडिया। जिससे कि क्या हुआ कि बहुत सारे मुस्लिम संत और जो ट्रेडर्स थे वो इंडिया में आकर बस गए। महमूद गौरी इन 1173 CE यानी कि 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद महमूद ऑफ गौर, जो कि गौर का महमूद था, असेंडेड द थ्रोन ऑफ गजनी, उसने गजनी पर आक्रमण कर दिया। गो वॉर द स्मॉल किंगडम ऑफ अफगानिस्तान। घोर क्या था? अफगानिस्तान का एक छोटा सा राज्य। आप देख सकते हैं इसमें मोहम्मद गौरी की फोटो दी गई है जिनका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद। He laid his first expansion in 1175 CE. He marched against Multan and freed it from its ruler. कि उनका जो पहला एक्सपेंडेशन था वो 1175 ईस्वी में किया गया और उन्होंने मुल्तान के विरुद्ध मार्च किया और उससे अपने शासक को आजाद कराया। इन द सेम कैंपेन ही कैप्चर्ड ऊंचा फ्रॉम द भट्टी राजपूत। इसी प्रकार उन्होंने भट्टी राजपूत से ऊंचा पर भी कब्जा पाया। He placed ऊंचा and मुल्तान under one of his generals and returned to गजनी। वो ऊंचा और मुल्तान अपने एक शासक के, अपने एक सेनापति के हाथ में सौंपकर गजनी वापस लौट आए। 3 years later in 1178 CE यानी कि 3 साल बाद he again marched to conquer गुजरात but the चालुक्य ruler of गुजरात भीमा II gave him a crushing defeat at the battle of अहिलवाड़ा। कि उन्होंने 1178 ईस्वी में वापस आकर दोबारा से मार्च निकाला। किस लिए? ताकि वो गुजरात पर विजय प्राप्त कर सकें। लेकिन जो गुजरात के शासक थे चालुक्य भीमा II, उन्होंने उनको उनके युद्ध में, अहिलवाड़ा के युद्ध में करारी परास्त करा। बट दिस डिफीट डिड नॉट डिस्करेज हिम। लेकिन इस हार ने उनको बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं किया। He realized the necessity of creating a suitable base in Punjab before venturing on the further conquest of India. उनसे उन्हें रियलाइज हुआ कि उनको एक सुटेबल बेस की जरूरत है जिसके जो उन्होंने भारत पर विजय प्राप्त करने से पहले की थी। He launched a campaign against the Ghaznewar processions in Punjab. Accordingly, Peshawar was conquered in 1179-80 CE and Lahore in 1186 CE. The fort of Sialkot Deval were taken next. Salwar 1190 CE, having a secured Multan, Sindh and Punjab, Muhammad had paved a way of further thrust into the Gangatic Doab. यानी कि गंगा के दोआब वाले जो क्षेत्र थे, सिंध, पंजाब, मुल्तान, सियालकोट का किला, लाहौर, पेशावर, इन्होंने इन सब पर विजय प्राप्त कर ली। योर नेक्स्ट टॉपिक इज द बैटल ऑफ तराइन, यानी कि तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध क्या था? मोहम्मद गौरीज पोसेशन ऑफ पंजाब and his attempt to advance into the Gangetic Doab brought him into direct conflict with the Rajput ruler पृथ्वीराज चौहान। कि जब उन्होंने पंजाब पर विजय प्राप्त कर ली और वो उससे आगे चलते गए वो गंगा के दोआब के पास पहुंच गए और ये उन्हें किससे सामना किया? उन्होंने डायरेक्ट, उनका सीधा सामना हुआ राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान से। He was also Gauri's most formidable enemy, जो कि गौरी का सबसे ज्यादा बड़ा शत्रु था। पृथ्वीराज was able to muster the support of all the rajas of northern India except जयचंद of कन्नौज। कि पृथ्वीराज भारत के यानी उत्तर भारत के सभी राजा का सहयोग प्राप्त करने में सक्षम था सिवाय किसके? कन्नौज के जयचंद के। However, जैसे कि the superior organization and faster movements of Turkish cavalry proved too much for him. Thus, the battle between the two ambitious rulers was inevitable. The conflicts started with rivals' claim over Bhatinda. In the first battle fought at Tarain in 1190 CE, Gauri's army was routed and Gauri narrowly expected death. कि
इसके बाद में जो दो टर्की शासक थे, यानी कि दो एक बहुत महान सेनाओं के बीच में युद्ध होने लगा। इससे क्या हुआ, इससे भटिंडा पर शत्रु उत्पन्न हो गए। और जो प्रथम युद्ध था तराइन का 1191 ईस्वी में, उसमें गौरी की सेना और गौरी बिल्कुल क्या हुए, मृत्यु के समीप आ गए और गौरी भाग निकलने में सक्षम हुआ। पृथ्वीराज कंक्रीड भटिंडा, और पृथ्वीराज ने भटिंडा पर विजय प्राप्त कर ली। बट ही हैड मेड नो एफर्ट टू गैरिसन टू इफेक्टिवली और टू आउट द खरीज फ्रॉम पंजाब। लेकिन उसने गौरी को पंजाब से बाहर निकालने का कुछ प्रभाव नहीं किया। This gave later Muhammad Ghori an opportunity to reassemble his forces and make preparation for another advance into India. इससे क्या हुआ, इससे मोहम्मद गौरी को एक क्या मिली, एक अपॉर्चुनिटी मिली, जिससे कि वो अपनी सेनाओं को और ज्यादा सक्षम बना सके और भारत पर पुनः आक्रमण कर सके। द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, कब हुआ, 1192 ईस्वी में। As regarded as one of the turning point of Indian history. ये बहुत ज्यादा भारतीय इतिहास में टर्निंग पॉइंट था। कैसे, लेट्स रीड। मोहम्मद गौरी मेड वेरी केयरफुल प्रिपरेशन फॉर दिस कंटेस्ट, कि मोहम्मद गौरी ने इस बार क्या की, बहुत ही ज्यादा सावधानी से तैयारियां कर ली। पृथ्वीराज probably now realized that Gauri's invasion was more than just an incident raid, and therefore he appealed to all the rajas to northern India to unite against the enemy. कि पृथ्वीराज जानते थे कि इस बार जो गौरी का आक्रमण होगा वो कोई सामान्य आक्रमण नहीं होगा, बल्कि इस बार सोची समझी हुई साजिश होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो उत्तर भारत के और भी राजा थे उन सभी से एक विनती की कि वो भी हमारे साथ मिलकर इस युद्ध में भाग ले। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। मैनी राजा सेंट कर्टिकस टू हेल्प हिम, जो उनमें से बहुत सारे राजा थे उन्होंने उसकी मदद के लिए आर्मी भी भेजी। हाउएवर जयचंद द रूलर ऑफ कन्नौज केप्ट हिमसेल्फ अलूफ फ्रॉम पृथ्वीराज, और लेकिन इसमें भी जो जयचंद थे कन्नौज के राजा, उन्होंने अपने आप को पृथ्वीराज से अलग रखा। द टर्किश एंड द राजपूत फोर्सेस अगेन मेट द तराइन, जो तुर्की और जो राजपूत सेनाएं थी वो फिर से तराइन में मिली। द इंडियन फोर्सेस वर मोर इन नंबर बट द टर्किश आर्मी वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो इंडिया की सेना थी यानी भारतीय सेना जो थी वो नंबर में, संख्या में बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो तुर्की सेना थी वो सुसंगठित थी। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड, बहुत ही बड़ी संख्या में जो भारतीय सैनिक थे वो मारे गए। पृथ्वीराज ट्राइड टू एस्केप, पृथ्वीराज ने छुपने की कोशिश की, बट ही वॉज कैप्चर्ड नियर सरस्वती, कि लेकिन उसको सरस्वती के पास पकड़ लिया गया। द टर्किश आर्मी कैप्चर्ड द फोर्ट्रेस ऑफ हांसी, सरस्वती एंड समाना, जो तुर्की सेनाएं थी उन्होंने हांसी के किले पर, सरस्वती के किले पर, समाना के किले पर कब्जा कर लिया। दे देन टुक अजमेर, उसके बाद में वो इसे अजमेर ले आए। पृथ्वीराज वॉज अलाउड टू रूल ओवर अजमेर फॉर सम टाइम, पृथ्वीराज को कुछ समय के लिए अजमेर पर शासन करने की अनुमति दी गई। But soon after he was executed on a charge of conspiracy and Prithviraj Sun was put in charge of Ajmer and condition of Versailles, यानी कि जब पृथ्वीराज को अजमेर पर शासन करने की अनुमति प्रदान की गई तो उसके बाद में जल्दी ही उस पर षड्यंत्र रचने का इल्जाम लगाकर उसको मार दिया गया। और उसके बाद में जो पृथ्वीराज का बेटा था उसको जागीरदार के रूप में अजमेर का शासन सौंप दिया गया। बट द चौहान, लेकिन जो चौहान थे अंडर पृथ्वीराज ब्रदर, जिसमें पृथ्वीराज के भाई भी शामिल थे, ऑर्गेनाइज्ड रिबेलियन अगेंस्ट दिस वेसल, इस जागीरदार के खिलाफ थे। लेटर, बाद में टर्किश जनरल वाज मेड इन चार्ज ऑफ अजमेर, बाद में अजमेर का चार्ज एक तुर्की शासक को दिया गया। दिस अनसॉल्टिंग ऑफ टर्किश पावर इन अजमेर, जिसने अजमेर में तुर्की शक्ति को विकास किया। आफ्टर तराइन के बाद जो मोहम्मद गौरी था वो वापस गजनी लौट आया, लीडिंग द अफेयर्स ऑफ इंडिया इन द लैंड्स ऑफ हिज ट्रस्टेड स्लेव जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसने जो भारत का साम्राज्य था वो किसके बहुत ही विश्वासी हाथों में जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, जो कि उसका एक गुलाम था। स्लेव होता है गुलाम। इन 1194 CE, 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी अगेन रिटर्न टू इंडिया, वो पुनः वापस भारत लौटा। He crossed the Yamuna with 50,000 cavalry and moved towards कन्नौज,
उन्होंने यमुना को पार कर दिया और कहाँ चले वो कन्नौज की तरफ। He gave a crushing defeat to जयचंद at चंदवा near कन्नौज। उन्होंने कन्नौज के पास चंदवा में जयचंद को एक बहुत ही बुरी तरह हराया। The battles of Tarain and Chandaval laid the foundation of the Turkish rule in northern India। इससे क्या हुआ कि जो तराइन का युद्ध था और चंदावल का युद्ध था उसने भारत में तुर्की शासन की नींव रख दी। मोहम्मद गौरी was killed in 1200 CE and कुतुबुद्दीन ऐबक took the charge of his Indian possession। कि जो उसकी मृत्यु हो गई, किसकी? मोहम्मद गौरी की। जब 1206 ईस्वी में मृत्यु हो गई तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसको उसने अपना चार्ज सौंपा था वो भारतीय सत्ता में आ गए। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत में राजनीतिक विकास। द फर्स्ट पॉइंट इज राजपूत। द राजपूत रूल्ड ओवर दक्कन। जो राजपूत थे उनका दक्कन पर पूरा शासन था। They originally belonged to Leto and Maharashtra, but their dynasty was formed in अलीशपुर बरार। जो वो रहने वाले थे वो महाराष्ट्र से थे, लेकिन जो उनका शासन था, जो उनका वंश था वो कहाँ था? अलीशपुर बरार में। देवर फेडरेशन अंडर द चालुक्य बदामी। वो बदामी के चालुक्य के बदामी के संत थे। When the प्रतिहार ruled northern India and the Pal were ruling over eastern India। कि जब प्रतिहार पूरे उत्तर भारत पर और पाल पूरे पूर्वी भारत पर राज कर रहे थे, द राजपूत रिमेन्ड सुप्रीम इन द साउथ। राजपूत कहाँ थे? दक्षिण में। दे रेज टू पावर अंडर दांतीवर्मन ऑल्सो नोन एज दांती दुर्ग। उन्होंने अपनी शक्ति को दांतीवरन में, जिसको दांती दुर्ग के नाम से जाना जाता है, उसमें उठाया। He established his kingdom and made मगध his capital। कि उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया और मगध को अपनी राजधानी बनाया। लोकेटेड नियर शोलापुर, जो कि शोलापुर के पास में ही स्थित थी। He was a great conqueror। वो बहुत ही ज्यादा महान विजेता थे। He conquered कांची, कलिंग, कौशल, मालवा etc. and also defeated the चालुक्य रूलर कीर्तिवर्मन सेकंड। कि उन्होंने कहां पर विजय प्राप्त की? कांची पर विजय प्राप्त की, कलिंग पर विजय प्राप्त की, कौशल पर विजय प्राप्त की, मालवा पर विजय प्राप्त की। और इसके साथ ही उन्होंने जो चालुक्य शासक थे कीर्तिवर्मन सेकंड, उनको भी हराया। He built the famous cave temples at एलोरा। इन्होंने जो फेमस गुफाएं हैं एलोरा की, उनको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सक्सेसर ध्रुव एक्सटेंड द एम्पायर। उनके जो वंशज थे ध्रुव, उन्होंने इस एम्पायर की विकसित किया। He ruled from CE 779 to 794। उन्होंने, उनका जो शासन था वो 779 ईस्वी से 794 ईस्वी तक हुआ। He was the first Rajput ruler to decisively intervene in the territorial struggle। कि ये पहले राष्ट्रकूट शासक थे जो कि त्रिसंघर्ष में हिस्सेदार बने। Let's see a view of one of the caves in एलोरा। ये आपके सामने एक गुफा दिखाई गई है, किसकी? एलोरा की, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र। He was succeeded by गोविंद III। ध्रुव was an especially great warrior and a diplomat। कि जो ध्रुवा थे उन्होंने किस पर विजय प्राप्त की? गोविंद III के द्वारा विजय प्राप्त की। ध्रुवा क्या थे? एक महान योद्धा और एक कूटनीतिज्ञ थे। His empire stretched from कन्नौज to कन्याकुमारी and from ब्रॉज to वाराणसी। उनका जो साम्राज्य था वो कन्नौज से कन्याकुमारी तक था और ब्रॉज से वाराणसी तक था। Among was the son and the successor of Govind III was the pattern of literature and himself authored कविराज मर्गा। कि जो अमोघ वर्ष थे किसके? गोविंद III के बेटे, वो एक साहित्य और साहित्य में रुचि रखने वाले थे। उन्होंने क्या लिखा? कविराज मर्गा लिखा, विच इज वन ऑफ द अर्लीस्ट कन्नड़ वर्क्स ऑन पोएटिक्स। कि जो बहुत ही प्राचीन, यानी कि जो सबसे पहले के समय में कन्नड़ पोएट्री के नाम से काम करती है। कृष्णा III वॉज द लास्ट ब्रिलियंट राजपूत रूलर। कृष्णा III जो थे वो सबसे अंतिम राष्ट्रकूट महान शासक थे। He defeated the चोल and captured कांची and तंजवार। कि उन्होंने जो चोल थे उनको हराया और कांची और तंजवार पर विजय प्राप्त कर ली। ड्यूरिंग देयर रूल फॉर अबाउट 200 years, लगभग उनकी 200 सालों की अवधि में
द राष्ट्रकूट गेव पॉलिटिकल यूनिटी एंड स्टेबिलिटी टू द दक्कन। उन्होंने दक्कन में क्या किया, राजनीतिक एकता और अपना प्रभुत्व जो था वो स्थापित कर लिया। देवर हाउएवर ओवरथ्रोन बाय द चालुक्य ऑफ कल्याणी इन 973 ईस्वी। Your next is infobits. Kannada became the literacy language during the Rajkoot rule. कि जब राष्ट्रकूट का शासन चल रहा था, जो कन्नड़ थी वो क्या थी, उनकी साहित्यिक भाषा थी। Our next point is the Rajkot was tolerant rulers. They patronized Shaivism, Vaishnavism, Jainism and Buddhism. जो राष्ट्रकूट थे वो क्या थे, सहनशील शासक थे। उन्होंने अपने पास शैव धर्म हो, वैष्णव धर्म हो, जैन धर्म हो या फिर बुद्ध धर्म हो, हर किसी को संरक्षण प्रदान किया। They were tolerant towards Islam also as they patronized the Muslim merchants to settle in their kingdom and build their mosque. वो इस्लाम के प्रति भी सहनशील थे। उन्होंने जो मुस्लिम व्यापारी थे उनसे कहा, उनको अपने देश में आकर रहने की परमिशन दी और अपने देश में ही, अपने राज्य में ही मस्जिद बनाने के लिए भी अलाउ किया, अनुमति प्रदान करी। The next point is emergence of kingdoms in the Deccan and South India. जो दक्कन या फिर दक्षिण भारत था उसमें जो राज्यों का उदय हुआ वो किस प्रकार से हुआ, ये देखते हैं। South India or peninsular India lying to the south of the Vindhya mountains has been recognized geological older than the northern India. कि साउथ इंडिया, जिसको हम पेनिसुलर इंडिया भी कहते हैं, वो कहां से है, विंध्य माउंटेन से। किसको, जिसको हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये उत्तर भारत से पुराना माना जाता है। दिस डिजाइन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज दक्षिणापथ इन एंशिएंट लिटरेचर। जो हमारा प्राचीन साहित्य है उसमें इस किसको, साउथ इंडिया को दक्षिणापथ के नाम से जाना गया है। द किंगडम ऑफ साउथ इंडिया वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम्स लाइक द किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया। कि जो साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के राज्य थे वो भी छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे, जिस प्रकार उत्तर भारत के राज्य विभाजित थे। देयर वाज अ कांस्टेंट स्ट्रगल ऑफ फॉर सुप्रीमेसी अमंग दिस किंगडम। कि यहाँ पर भी दक्षिण भारत में भी लगातार एक दूसरे के प्रति संघर्ष चलता रहता था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। वी ऑलरेडी नो दैट इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा, कि ईसाई युग की शुरुआत से ही हमें पता है, हम जानते हैं कि देयर वर ओनली 3 किंगडम्स। क्या थे, 3 राज्य थे सिर्फ, चेर, चोल और पांड्य। यहाँ साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। इन द 4th सेंचुरी सीई, 4वीं शताब्दी ईस्वी से जो चालुक्य थे एंड द पल्लव आल्सो इमर्ज्ड। चालुक्य और जो पल्लव थे उनका भी उदय हो गया। These dynasties ruled for about 400 years. इन शासकों ने, इन शासन ने, इन राजवंशों ने 400 सालों तक राज किया। द चोल अगेन रेज टू पावर इन साउथ इंडिया एंड अराउंड द 8th सेंचुरी सीई बाय डिफीटिंग द पल्लव्स। कि जो चोल थे उन्होंने साउथ इंडिया में अपनी शक्ति को क्या किया, पुनः उठाया और लगभग 8 शताब्दी ईस्वी से राज कर आ रहे पल्लवों को भी पल्लवों द्वारा हरा दिया गया। These Chols have been mentioned by the historians as the imperial Chols. इन चोल के बारे में क्या मेंशन किया है, इतिहासकारों ने इनको शाही चोल के नाम से मेंशन किया है, to distinguish them from the earlier चोल, जिनसे कि क्या हो, जो पहले के चोल थे उनसे इन्हें अलग किया जा सके। The early history of these kingdoms cannot be precisely traced. कि जो इन राज्यों की पुरानी इतिहास है, इन राज्यों का पुराना इतिहास है, उसको हम जान नहीं सकते। The Pandya kingdom is reputed to be the most ancient of Tamil states. कि जो तमिल राज्य है उसमें पांड्या किंगडम बहुत ज्यादा रेप्यूटेड था, यानी प्रतिष्ठित था। The Pandyas were engaged in constant warfare with their neighbors. जो पांड्या थे वो अपने पड़ोसियों के साथ लगातार युद्ध करते रहते थे। The Pallavs and the Chols, और उनके नेबर कौन थे, पल्लव और चोल। The Pandya kingdom was ultimately conquered by Malik Kafur in 1310 CE. 1310 ईस्वी में जो पांड्या किंगडम, पांड्या राज्य था, वो मलिक काफूर के द्वारा हरा दिया गया, जीत लिया गया। About 550 CE, the great Chalukya dynasty appears on the scene, but in 750 CE, the last ruler of the dynasty was defeated and killed by the Rashtrakoot king Dantidurg. जो पांड्या किंग, जो 550 ईस्वी से महान चालुक्य डायनेस्टी दिखाई दे रही थी,
उसका जो अंतिम शासक था 750 सीई में राष्ट्रकूट राजा दंतदुर्ग के द्वारा हरा दिया गया। The Rajkot lived as self-governing class in Maharashtra and spread their power in all directions and successfully maintained it for 200 years. जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने वहां पर जाकर अपनी सरकार स्थापित की और उसको सफलतापूर्वक 200 सालों तक मेंटेन भी किया। Ultimately, the Rajkot dynasty was overthrown in 973 CE by Telpa, who traced his lineage from the Chalukya kings. Most of these dynasties fought with each other, however, they made rich contributions to cultural development of their territories. कि जो राष्ट्रकूट वंश था लगभग 993 ईस्वी में तेलब द्वारा उखाड़ फेंक दिया गया, जो क्या था, चालुक्य किंग था, एक चालुक्य राजा था। इनमें से बहुत सी शासक ऐसे थे जो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। हाउएवर, हालांकि उन्होंने अपना जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है वो सांस्कृतिक विकास में अपने Your next topic is a case study of the Chols 846 to 1267 CE। यानी कि आइए पढ़ते हैं चोल के बारे में एक अध्ययन जो कि है 846 ईस्वी से 1267 ईस्वी तक। The Chols re-emerged as a power in the 8th century due to the Pallava Pandya's rivalry. The founder of the imperial Chol dynasty was Vijayalaya। कि जो चोल थे जब वो पुनः सत्ता में वापस आए, जब उनका पुनः उदय हुआ तो वो किसको हराकर हुआ, पल्लव और पांडव को हराकर हुआ। कब हुआ, 8th सेंचुरी यानी कि 8वीं शताब्दी में। और जो इसका संस्थापक था, शाही चोल राजवंश का जो संस्थापक था वो था विजयालय, जिसकी टाइमिंग थी 846 से 871 सीई। Who was the first Pallav feudatory in 8550? He captured Tanjavur and fought with the Pandyas। कि कौन थे जो विजयलय थे, वो पहले पल्लव जिन्होंने पहले पल्लव शासक को हराया और 850 ईस्वी में उन्होंने तंजावुर को पकड़ा और उनको हराया। They made defeat against the Rajput king Krishna III, but following his death, they were able to establish themselves strongly. The son of Vijayalaya was Parantaka first 907-953 CE, who adopted the imperialist policy of his father and captured Madurai after defeating the Pandyas। कि क्या थे, उन्हें राष्ट्रकूट किंग कृष्ण थर्ड द्वारा दोबारा हार मिली और जिससे उन्होंने उसको हराया और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में उन्होंने उसको अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली कर लिया। उसके बाद में जो उनके बेटे थे, कौन थे, पारंतक फर्स्ट, जिसके समय सीमा है 907 से 953 ईस्वी में, उसने भी अपने पिता की नीति को अपनाया और मदुरई, पांड्या की मृत्यु के बाद में मदुरई को पकड़ लिया। ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ मदुरकई कोंडवन कनक्योर ऑफ मदुरई, और उन्होंने मदुरई पर विजय प्राप्त करके एक टाइटल, एक शीर्षक अडॉप्ट कर लिया, प्राप्त कर लिया, जो था मदुरकई कोंडवन का। द ग्रेटेस्ट ऑफ द चोल किंग वॉज राजाराज फर्स्ट। जो सबसे ज्यादा महान शासक थे चोल किंग में वो थे राजाराज फर्स्ट और उनके बेटे राजेंद्र फर्स्ट। राजाराज फर्स्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ द ग्रेट चोल एम्पायर बाय हिज कंक्वेस्ट। उन्होंने अपनी जो विजय थी, यानी कि जो उन्होंने जीत हासिल करी थी, विजय प्राप्त की थी, उससे उन्होंने क्या की, जो ग्रेट, जो महान चोल शासक है उसकी नींव रखी। He rebuilt the Chol Empire with his efficient organization and trade। उन्होंने अपने भरपूर प्रयास, संगठन, प्रभावी संगठन के द्वारा क्या किया, चोल साम्राज्य को पुनः उसी ऊंचाइयों पर ले आए। He expanded his army and navy and become a great power। उन्होंने अपनी आर्मी को, अपनी नेवी को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया और सबसे ज्यादा ग्रेट पावर कहलाए। He defeated the Pandyas and the chair of Kerala as well as the Eastern Chalukya। उन्होंने किसको हराया, पांड्या को हराया, चेर को हराया केरल के, और इसी के साथ साथ उन्होंने जो पूर्वी चालुक्य थे उन्हें भी हरा दिया। Inscriptions show that the territories of the Gangavadi, Karnataka and the Kalinga, Odisha were also conquered by him with the help of his navy। कि जो शिलालेख हैं उनके द्वारा जानकारी मिलती है कि इन्होंने अपनी नेवी के द्वारा जो गंगावड़ी है कर्नाटक में और कलिंग है ओडिशा में, उस पर भी विजय प्राप्त की थी। He annexed the northern parts of श्रीलंका एंड मालदीव आइलैंड। इन्होंने मालदीव आइलैंड और श्रीलंका के उत्तरी पार्ट पर भी
अपना राज्य स्थापित किया। पार्ट ऑफ श्रीलंका वॉज मेड अ चोल प्रोविनेंस अंडर द नेम ऑफ मुम्मुदी चोलामंडलम, कि एक श्रीलंका का एक पार्ट है जो चोल प्रोविनेंस के अंतर्गत आया और जिसका नाम मुम्मुदी चोलामंडलम के नाम से रखा गया। द नेक्स्ट इज थिंक एंड आंसर, आपको सोचना है और आंसर करना है। फर्स्ट है ड्यूरिंग द अर्ली मिडिएवल पीरियड हु वर द पावरफुल डायनेस्टीज, चोल, चेर, पांडव, पल्लव, गुर्जर, प्रतिहार। हु वाज द प्रतिहार पावरफुल किंग, गुर्जर प्रतिहार में सबसे ज्यादा पावरफुल किंग कौन थे आपको बताना है। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पलास, पाल जो थे उनकी कैपिटल क्या थी। और सबसे ज्यादा चौहान में जो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं वो राजा कौन से थे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें फर्स्ट है अद्वैत। अद्वैत क्या होता है, स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी प्रीच्ड बाय शंकराचार्य, ही प्रीच्ड दैट गॉड कुड बी वर्शिप्ड थ्रू नॉलेज। एक स्कूल है भारतीय दर्शन शास्त्र का जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। इसमें सिखाया जाता है कि जो भगवान है वो पूजा के साथ साथ ही बल्कि अपनी ज्ञान के द्वारा, भगवान की जो पूजा है अपनी ज्ञान के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट है फेडिटरीज, होल्डर्स ऑफ लैंड कर्टेन कंडीशंस ऑफ सर्विस, कि भूमि के स्वामी कुछ शर्तों पर और सेवाओं पर। यवन, जनरली फॉरेनर्स थ्रू ओरिजिनरी ग्रीक्स, कि मूल रूप से तो यूनानी और वैसे विदेशी। गिल्ड, एसोसिएशन ऑफ पीपल फॉलोइंग अ सिमिलर पोजीशन, यानी कि एक लोगों का ऐसा संगठन जो समान स्थिति समान पोजीशन पर फॉलो करते हो। लिंगायत, अ रिलीजियस सेक्ट ड्यूरिंग द चोल रूल, चोल रूल के शासन काल में एक धार्मिक रास्ता था लिंगायत मंडलम। प्रोवेनेंस अंडर द चोल्स, चोल के अंतर्गत एक जगह थी। अ डिस्ट्रिक्ट नेम अंडर द चोल, वलंडू एक डिस्ट्रिक्ट नाम, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम था कब, जब चोल का शासन चल रहा था। नेक्स्ट है क्विक वृषभ, आफ्टर हर्ष डेथ इन मिड 7th century CE his west empire broke into pieces, कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो उसके बराबर में उसके साथ ही जो उसका विस्तृत साम्राज्य था वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया, टूट गया। In the early medieval period, both North India and South India were in close contact with each other, कि जो शुरुआती मध्यकालीन युग था उसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत क्या थे, एक दूसरे के साथ में क्लोज कांटेक्ट में थे। द राजपूत प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ मिडिएवल इंडिया, कि भारत की जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें राजपूत द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। नेक्स्ट, स्कॉलर्स हैज डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइज ऑफ राजपूत, कि जो विद्वान है उनके जो मत हैं वो राजपूतों की उत्पत्ति के लिए अलग अलग हैं। द प्रतिहार बिकेम मोर पावरफुल अंडर किंग भोज 836-885 CE, जो प्रतिहार हैं वो राजा भोज के शासनकाल में और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। द अरब वर द फर्स्ट मुस्लिम टू एंटर इंडिया थ्रू सिंध, कि भारत में सिंध के रास्ते से घुसने वाले पहले मुसलमान अरब थे। मोहम्मद गौरी लेड हिज फर्स्ट एक्सपेंडिशन इन 1175 CE, जो मोहम्मद गौरी था उसने अपना जो पहला आक्रमण किया वो 1175 ईस्वी में किया। क्षत्रिय हेल्ड हाई पोजीशन एंड स्टेटस इन द सोसाइटी, कि जो क्षत्रिय थी उसकी जो भूमिका थी और उनका जो स्टेटस था, स्तर था, वो सोसाइटी में बहुत ज्यादा उच्च था। एजुकेशन वाज इम्पार्टेड इन द टेम्पल्स एंड विहार्स व्हिच हैड अटैच्ड कॉलेज, कि जो एजुकेशन थी उस शासन काल में वो मंदिरों में दी जाती थी और बिहार में दी जाती थी जो कॉलेज से संबंधित थे। राजेंद्र फर्स्ट पॉसेस्ड अ पावरफुल फ्लीट, कि राजेंद्र फर्स्ट ने भी एक शक्तिशाली भूमिका निभाई। द चोल एम्पायर वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू 6 मंडलम, जो चोल एम्पायर था वो 6 मंडल में डिवाइड था। द चोल रूलर्स वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, कि जो चोल के शासक थे, चोल वंश के जो शासक थे वो कला और साहित्य के प्रेमी थे। द चोल वर द मोस्ट इंपोर्टेंट पावर ऑफ द साउथ, दक्षिण में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शक्ति थी वो क्या थी, चोल। Now come to the exercise. Let's practice. First is take the correct option. Mahmud of Ghazni invaded India 17 times. Prithviraj Chauhan defeated Muhammad Ghori at the Second Battle of Tarain. Mahmud was the ruler of Ghazni. The Chol were federates of the Pallav. Next is the Chol king who took the title of Gangaikonda Chola was Rajendra first. Now come to the next page. Your next is filling the blanks. The Gujar Pratihar.
succeeded the Pal Adi Shankara. Preached the Advaita philosophy. Rashtrakoot and Chalukya wrote in Kannada. In the 4th century CE, the Chalukya and Pallav emerged in South India. The greatest of the Chol king was Rajendra I. In 985, 1044 CE. The next is right, true or false. The Chol Empire was divided into Valandasti. Kamman translated the Ramayana into Telugu. False. Rajendra I was the son of Rajaraj first. True. Ramanuj was a Bhakti Sant. First. True. Dantivarma was also known as Dantidurg. True. Now come to the match the following. Al-Baruni, तहकीका हिंद, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, जयदेव, गीता गोविंद, फिरदौसी, शाहनामा और अद्वैत शंकराचार्य. Now come to the very short answer type question. Name two famous scholars in Mahmud of Ghazni's court. Al-Baruni और second फिरदौसी. How many raids were conducted by Mahmud of Ghazni in India? 17. Who was the most famous of the Gujar Pratihar king? King Bhoj. Who were the two famous Chol rulers? First is Rajaraj first और second is Rajendra first. Who was the founder of the medieval Chol Empire? Vijayalaya. Now come to the short answer type question. Your first is what were the main features of the Chol government? इसका आंसर आप लिखेंगे the main features of Chol government are first है it has a centralized authority. Next point है it has a well development blaze administration. Next है why is the Chol period called the golden age of the south? इसका आंसर आप लिखेंगे the Chol period called the golden age of south because of its cultural achievements in art and literature. Next is who was Rajaraj first? Describe his achievement in short. Let's see the answer of this question in chapter. The greatest of the Chol kings was Rajaraj first and his son Rajendra first. Rajaraj first laid the foundation of the great Chol empire by his conquest. He rebuilt the
Chol Empire with his efficient organization and trade. He expanded his army and navy and become a great power. He defeated the Pandyas and the Chels of Kerala as well as the Eastern Chalukya. Inscriptions show the territories of the Gangavadi, Karnataka and the Kaling were also conquered him help of his navy. A part of Sri Lanka was made a Chol province under the name of Mumbudi Cholamandalam. Let's see the next question. Next question is describe the emergence of kingdoms in Deccan and South India. Let's see the answer of this question. South India or Peninsular India lying out the south of the Vindhya Mountains has been recognized as geological older than the northern India. This design has been described as Dakshinapatha in ancient literature. The kingdoms of South India were divided into small kingdoms like the kingdoms of North India. There was a constant struggle for supremacy amongst these kingdoms. We already know that in the beginning of the Christian era, there were only three kingdoms, the Cher, the Chol and the Pandya in the South India. In the 4th century CE, the Chalukya and the Pallav also emerged. These dynasty rules about 400 years. Let's see the next question of this chapter. Next है आपका what were the causes of conflict between the Chols and the kingdoms of Sri Vijay? The causes of the conflict between the Chols and the kingdoms of Sri Vijay is primarily divided in economic and political factors. इसके जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो है आपके ट्रेड कंपटीशन और ट्रेड कंपटीशन पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं फर्स्ट है जिसमें कि प्रेस्टीज और सेकंड है एक्सप्लोररिज्म. Let's see the next. Next आपके long answer type questions. First है what do you understand by the tripartite struggle? What was its result? Let's see the answer of this question from chapter. The answer of this question from three powers, the Palas, the Pal Pratihar and the Rajput competed for control over Kannauj. These three powers become rivals as they fought to control northern India with the important city Kannauj. It was located on the banks of the river Ganga. It conquered mean control of the resources of the upper Ganga valley, trade and agriculture. So there was a struggle between the three powers which is known as tripartite struggle and which weakened all the three dynasties. Next, let's see the next question. What is the impact of Turkish invasion on India? Let's see the answer of this question. Mahmud's invention shook the whole of the northern and western India. The Turks introduced Islam in India. Al-Baruni, a great Persian scholar who visited India during the expedition of Mahmud, wrote vivid accounts of India in his book Tehqiq-e-Hind. Mahmud took with him many artists from India to Ghazni. Several scholars lived in his court.
The most notable ones were Al-Baruni and the Firdausi. Firdausi wrote the Shahnama. The biography of Mahmud. Mahmud died in 1030 CE after Mahmud Ghazni's death. His successor had no interest in India. Many clans of Rajasthan were busy fighting each other in the 11th and 12th century. Many Muslim sons and traders settled down in India. Let's see the next question from this chapter. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है व्हाट हु वाज महमूद गौरी व्हाट वाज हिज एम्स इन इंडिया. लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर. In 1173 CE, Shahabuddin Muhammad and Muhammad of Ghor ascended the throne of Ghazni. Ghor was a small kingdom of Afghanistan. He led his first expedition in 1175 CE. He marched against the Multan and freed it from the ruler. The same companies he captured Ucha from the Bhatta Rajputs. He placed Ucha in Multans under the generals and returned of Ghazni. 3 years later, he realized necessity to creating a suitable. आप इस आंसर को लिख लेंगे. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Who were the Rajput? Write 2 famous dynasties of Rajput. राजपूत में आप लिखेंगे The Rajput played an important role in the history of medieval India. They made their appearance in history around the 9th century and dominated for about 4 centuries. This period is popularly known as Rajput period. The Rajput kingdom was always fighting with each other. Constant fighting made them very weak. They failed to defend themselves against invasion from the northwest. They usually claim descent from the 2 Kshatriya clans, Suryavans of Ram and Chandravans, moon family of Krishna. Let's see the next question of this chapter. Next question है who was the difference between the rates of Mahmud of Ghazni and those of Mahmud Ghori. इसका आंसर मैं आपको लिख के बताऊंगी. The answer of this question, what was the difference between the rates of Muhammad of Ghazni and those of Muhammad Ghori? The answer of this question, the difference between the rates of Mahmud of Ghazni and those of Muhammad Ghori was Ghazni's invention were primarily motivating by plundering India's wealth. He has no intention of ruling India, while Ghori's invention was aimed at establishing Islamic State in India. He wanted to spread state in India. He wanted to spread Islam, rule the country, and plundered its wealth. Now, next is skill development activities. First is think beyond and answer. आपको सोचना है और आंसर करना है कि why was the Chol known as Imperial Chol was sculpture making prevalent during the Chol kingdom? If yes, how do you know? आपको बताना है कि जो चोल है उनको शाही चोल के नाम से क्यों जाना जाता है और जो उनके शिलालेख मिले हैं वो उनके राज्य को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने में कैसे मदद करते हैं. अगर आपको लगता है हाँ तो आपको बताना है कैसे. नेक्स्ट है सब्जेक्ट एनरिचमेंट. ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड लेवल मेजर किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया एंड अर्ली मिडिवल पीरियड. यानी कि जो शुरुआती मध्यकालीन युग था उसमें जो नॉर्थ इंडिया में शासक थे या साउथ इंडिया में शासक थे वो कौन कौन थे. तो देख लेंगे. ये आपका है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ये मध्य प्रदेश. इन तीनों जगह कौन थे? गुर्जर प्रतिहार. इधर साइड है आपका गुजरात है और गुजरात में भी गुर्जर प्रतिहारी थे. आगे ये है और ये है आपका बिहार, ये असम, यहां थे पाल. अगर हम ये है नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत. अगर हम साउथ की बात करें कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक, यहां थे राष्ट्रकूट, आंध्र प्रदेश
और तमिलनाडु। यहां थे आपके पांड्या। नाउ कम टू द प्रोजेक्ट वर्क। आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है कि डिवाइड योर क्लास इनटू वेरियस ग्रुप। आपको अपनी क्लास को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है। Each group can choose one of the kingdoms mentioned in the chapter and collect information on it। और एक ग्रुप को एक राज्य दिया जाएगा जो इस पार्ट में आया है। उस ग्रुप को क्या करना है, मेक अ कलरफुल एंड इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट अबाउट इट। उस ग्रुप को उस पर कलरफुल और एक इंफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट बनाना है। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी टाइम में आपको कलेक्ट फोटोग्राफ्स ऑफ टेम्पल्स बिल्ट ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड। आपको ऐसे मंदिरों की फोटोग्राफ्स कलेक्ट करनी है जिनका जो निर्माण है वो राजपूत पीरियड के टाइम हुआ। क्रॉस कनेक्ट में आपको मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक द चाहमान्स। जो टॉपिक है उस पर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है वो भी पावर पॉइंट में। थैंक यू स्टूडेंट्स।